नमस्कार, स्वागत है आपका रियल बाजार में और मैं हूं आपकी होस्ट तुलिका। रियल बाजार में आज हम बात करेंगे ग्रीन सिटी के बारे में और आपको बताएंगे कि क्या पटना ग्रीन सिटी बन पाएगा। शहरीकरण के इस आपाधापी में पर्यावरण संरक्षण का मुद्दा पीछे छूटता जा रहा है, तो क्या पटना उन मानकों पर खरा उतर पाएगा जो किसी शहर को ग्रीन सिटी या इको फ्रेंडली बनाता है। देश विदेश सभी जगह शहरीकरण जारी है। शहरीकरण की तेज रफ्तार में पर्यावरण पीछे छूट गया है, जिसका परिणाम भी देखने को मिल रहा है। मौसम में बदलाव, तापमान में तेजी से वृद्धि जैसे कई कारण हैं जो पर्यावरण से छेड़छाड़ के परिणाम हैं। दूसरी तरफ शहरीकरण और पर्यावरण में सामंजस्य बिठाने के प्रयास भी जारी है। कई शहर इको फ्रेंडली या ग्रीन सिटी के रूप में विकसित हो रहे हैं। हर जगह इसको प्रेफरेंस दी जा रही है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे इवन आगरा में हमने देखा है कि कुछ बिल्डिंग्स दयालबाग करके एक ऑर्गेनाइजेशन से जो कम्प्लीटली ग्रीन आर्किटेक्चर वर्ड्स को यूज़ कर रही हैं। कुछ भी नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसमें ग्रीन आर्किटेक्चर के जितने पॉइंट्स हैं उसको ले करके बनाया जा रहा है। ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं है कि नहीं हो रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इस पर कर रही है। इवन हमारे यहाँ भी हर स्टेट में रीजनल एनर्जी डेवलपमेंट जो डिपार्टमेंट है, जैसे पटना में ब्रेडा है, बिहार रीजनल एनर्जी, ये सारी चीज़ें हम लोगों को मदद भी करती हैं कि आप सोलर प्लेट्स लें, आप किस तरह से गीज़र ना यूज़ करें, पानी आपको सोलर सिस्टम से आप गर्म करें। तो ये सारी चीज़ें हमारे हर जगह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड स्टेट गवर्नमेंट उपलब्ध करा रही है। ग्रीन सिटी किसी भी शहर को इको फ्रेंडली बसाने की एक प्रक्रिया है, जिसमें शहर को इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है जिसके तहत उस शहर के पास एक निश्चित अनुपात में ग्रीन बेल्ट हो, यानी पेड़ पौधे हो। साथ ही साथ शहर में बनने वाले मकान एनर्जी एफिशिएंट हो, ताकि कम से कम पारंपरिक ऊर्जा का प्रयोग करना पड़े। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है इको फ्रेंडली बिल्डिंग्स, जिसमें पर्यावरण का ध्यान रखते हुए, पर्यावरण इन द सेंस पर्यावरण डिज़ाइन में ही इन्वॉल्व हो जाता है, जिसको ये भी बोलते हैं एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग। अगर एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक कमरा भी बना रहे हैं, तो उसमें खिड़की की पोजीशन, दरवाजे का पोजीशन, लाइट कहाँ पर लग रहा है, जैसे अगर हम प्रॉपर वेंटिलेशन देते हैं तो फ़ैन का मिनिमम ज़रूरत पड़ेगा। अगर आप जानते हैं कि किस दिशा से हवा बहती है यहाँ, अगर उस दिशा में हम ओपनिंग देंगे तो नेचुरली वो उसमें ज़्यादा हवा आएगी। रोशनी किस तरफ ज़्यादा होती है, नॉर्थ लाइटिंग या साउथ लाइटिंग या ईस्ट या वेस्ट, अगर नॉलेज है उस चीज़ का तो हम उस ओर ज़्यादा ओपनिंग देंगे कि हमको नेचुरल लाइट ज़्यादा मिले। तो होगा क्या कि दिन के वक्त में भी हमको लाइट जलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देन दैट बिल्डिंग बिकम्स एनर्जी एफिशिएंट। ग्रीन बिल्डिंग कॉन्सेप्ट भी वही है, एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग जो पर्यावरण को सपोर्ट करे, ये नहीं कि उसमें ज़्यादा खपत करे, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल इन्वॉल्वमेंट। देश के कई शहरों को ग्रीन बसाने की मुहिम चल रही है, वहीं उससे शहर के भवनों को भी ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए ग्रीन आर्किटेक्चर की मदद दी जा रही है, ताकि लोग शहरों के अपार्टमेंटों में भी खुद को नेचर के नजदीक महसूस कर सके। नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके कंफर्टेबल जोन क्रिएट कर सकते हैं। दैट कम्स इन ग्रीन आर्किटेक्चर। अब जैसे सोलर एनर्जी है, उस सोलर एनर्जी को हम किस तरह से सेव करके अपने घर को इलेक्ट्रिकल यूज़ कर सकते हैं, या फिर पानी गर्म करने की व्यवस्था कर सकते हैं, या फिर कैसे अपने घर को ठंडा कर सकते हैं, या किस तरह से हम अपने घर को गर्म कर सकते हैं। ऑल दीज थिंग्स कम्स इन ग्रीन आर्किटेक्चर। अब एटमॉस्फेयर में हमारा जिस तरह से रेडिएशन हो रहा है, उसको कैसे हम कंट्रोल बाहर के सराउंडिंग्स में कर सकते हैं, उसके लिए हम किस तरह से लैंडस्केपिंग को यूज़ कर सकते हैं, प्लांट्स को यूज़ कर सकते हैं, ट्रीज़ को यूज़ कर सकते हैं। फिर हमारा जितना भी वाटर का जो हम लोगों के साथ अभी समस्या चल रही है, हम लोगों का जो वाटर टेबल है वो नीचे की ओर घसकते चला जा रहा है, तो हम किस तरह से रेन वाटर को यूज़ कर सकते हैं, उसको हम किस तरह से एक्यूमुलेट करके फिर से रिसाइकिल करके
उसको हम अपने घर में अपने दैनिक कार्यक्रम में जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं उसको हम ले आए, जिसको हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग का भी एक वर्ड टर्म देते हैं। ये सारी चीज़ को जब आप एक्यूमुलेट करेंगे तो दैट कम्स इन ग्रीन आर्किटेक्चर। जहां एक और शहर ग्रीन बन रहे हैं, अपार्टमेंट और बिल्डिंगों का पर्यावरण मानकों का पालन कर निर्माण किया जा रहा है, बिहार की राजधानी पटना की स्थिति इनसे बिल्कुल विपरीत है। न तो शहर की अच्छी प्लानिंग हो पाई है और न ही धड़ल्ले से बनने वाले बड़ी बड़ी इमारतों के एनवायरमेंट क्लियरेंस पर ही ध्यान दिया गया। मास्टर प्लान पहले बनी थी, 30-32 साल पहले बनी, लेकिन फिर भी जो है जो डेवलपमेंट पे कंट्रोल नहीं रहा और हम लोगों ने बायलॉज और जो भी है कुछ लोगों ने बहुत हद तक फॉलो की, बहुत लोगों ने बायलॉज नहीं फॉलो की। नतीजा है कि वो कंक्रीट जंगल में कन्वर्ट होते चला गया। हम लोगों ने इस चीज़ पर कभी ध्यान नहीं दिया कि रोड हो तो रोड की चौड़ाई ज़्यादा हो, उसके चारों तरफ दोनों तरफ पेड़ों की व्यवस्था हो। जैसे चंडीगढ़ है, प्लांट सिटी है, तो उसमें सारी चीज़ों को ध्यान रखा जाता है कि मेन रोड हो, फिर सर्विस लेन हो, देन पार्किंग हो, देन ग्रीन बेल्ट हो, तब जाके सारी घर और दुकानें बनी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं हुई। यहाँ पे आधा कट्ठा भी ज़मीन है तो कंस्ट्रक्ट कर लो, ये किसी का 4 कट्ठे का भी है तो वो पूरा पकड़ के बनाने की कोशिश करने लगता है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं। फिर भी आज जो हम लोग जो फील करते हैं, जो टेम्परेचर्स जो जितना पटना का भाग रहा है, जो 45 डिग्री और 47 डिग्री तक हम लोग फेस कर रहे हैं, तो ये ड्यू टू ओनली जो हमारा जो सराउंडिंग्स जो कंक्रीट का बनते चला जा रहा है, जिसमें कहीं भी ग्रीन बेल्ट नहीं है, तो कारण है कि हमारा रेडिएशंस जो है, सोलर रेडिएशंस, वो कंट्रोल नहीं हो पा रहा है और टेम्परेचर हमारा भागता चला जा रहा है। तो दोस्तों, आपने देखा पटना का शहरीकरण हुआ है, बड़ी बड़ी इमारतें भी बनी हैं, लेकिन मास्टर प्लान के अभाव में इसका सही तरीके से विकास नहीं हो पाया है। ग्रीन सिटी की संभावनाओं से जुड़ी और बातों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन सिटी और इको फ्रेंडली सिटी के बारे में। पटना में दिनों दिन ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ती जा रही है और इसके साथ साथ प्रदूषण भी अपने चरम पर है। इन तमाम समस्याओं के बावजूद क्या पटना ग्रीन सिटी बन पाएगा? मास्टर प्लान के अभाव में पटना का ग्रीन बेल्ट नहीं बन पाया। वहीं बिल्डिंग बायलॉज के सही तरीके से इन्फोर्समेंट नहीं होने से बेतरतीब तरीके से अपार्टमेंट का जाल फैल गया। आज पूरा पटना कंक्रीट का जंगल बन चुका है। अधिकांश अपार्टमेंटों में पेड़ पौधे के लिए जगह नहीं है। ग्रीन बेल्ट का अभाव है पटने में। कारण यह हुआ कि पटने में ज़मीन कम है, पटना का एक्सपेंशन का कैपेसिटी कम है, एक तरफ गंगा है तो लीनियर एक्सपेंशन हो सकता है। उसके चलते लोग जो शुरुआती दौर में यहाँ घर बनाना शुरू किए, क्योंकि ज़मीन महंगा था तो कम ज़मीन खरीदे और अधिक से अधिक उसमें बिल्डिंग बना दी। जैसे मान लिया हमने 2 कट्ठा ज़मीन खरीदा और उसमें 1.75 कट्ठा में घर बना दिया और 0.25 कट्ठा छोड़ा ओपन में। ओपन को भी ढक दिया, उसमें सीमेंट कर दिया, तो कहीं इससे ना ग्राउंड वाटर रिचार्ज का संभावना मैंने छोड़ा और नहीं कहीं ग्रीन बनाने का कॉन्सेप्ट छोड़ा। उसके चलते धीरे धीरे पटना में हुआ क्या, चूँकि प्लांट सिटी नहीं था, ये अनप्लांट सिटी ग्रो करते गया तो मोर और लेस कंक्रीट का जंगल बन गया। विगत वर्षों में राजधानी पटना में प्रदूषण का स्तर बढ़ा है। पटना की ऐसी स्थिति के लिए मास्टर प्लान और बिल्डिंग बायलॉज केवल जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि 1971 के बिल्डिंग बायलॉज में भवनों के निर्माण में पर्यावरण पर ध्यान दिया गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश बायलॉज का इन्फोर्समेंट सख्ती से नहीं हो सका। इवन बिहार बिल्डिंग बायलॉज में ये प्रावधान शुरू से है। 1971 के बिल्डिंग बायलॉज में भी जमीन के साइज पर वृक्षों की संख्या लगाने का जिक्र है। जिक्र ही नहीं, नियम है कि आप लगाएं, और जो भी नक्शे की स्वीकृति दी जाती है प्राधिकार से, उस नक्शे में लिखित रहता है कितने पेड़ लग रहे हैं। लेकिन इसको ना ही प्राधिकार ने, ना ही लोगों ने, ना ही बिल्डरों ने इसको फॉलो किया। पेड़ लगाना था, कागज पे लग गए, हो सकता है साइट पर भी लगा दिया, लेकिन उसको सेवा नहीं किया गया, उसको नरिश नहीं किया गया, जिसके कारण आज 70% पटना में ग्रीनरी आपको देखने नहीं मिलेगा।
दूसरी वजह पटना के ग्रीन सिटी न बनने की बनी यहाँ के लोगों का पर्यावरण के प्रति असंवेदनशील रवैया। बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के अलावा निजी मकानों में भी पेड़ पौधे की कमी दिखती है। मकानों के बीच जगह की कमी और सेटबैक एरिया के नहीं होने के कारण भी पेड़ पौधे नहीं लगाए जाते हैं। यहाँ के लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं किया गया, इसलिए आप देखेंगे कि छोटा छोटा घर जो 2 कट्ठे 3 कट्ठे में बने हैं उसमें कोई ग्रीनरी नाम की चीज़ नहीं है। जितना ज़्यादा आप कवर कर सको, ये मेंटालिटी होती गई कि इतनी महंगी ज़मीन में हम क्यों जगह छोड़ें। लेकिन अगर विगत आने वाले दिनों में हम लोगों ने इसका प्रावधान नहीं किया, इन्फोर्स जिसको कहते हैं, तो यहाँ का वातावरण और गर्म होता जाएगा। अब अगर हम 2 कट्ठे के ज़मीन में थोड़ा सा ग्रीन टर्फ, 2 छायादार वृक्ष लगा दें तो निश्चित है कि उस घर का टेम्परेचर जो है 2 डिग्री बाहर के टेम्परेचर से कम रहेगा। जैसे रांची में आप किसी भी घर में देख लीजिए तो थोड़ा सा ग्रीन पैचेस, पेड़ पौधे, फलदार वृक्ष भी हैं, छायादार भी हैं, फूलों का भी लोगों को वहाँ शौक़ है। यहाँ पर उन सब चीज़ों की कमी है। पटना की स्थिति इतनी भयावह होने के बावजूद पटना को ग्रीन सिटी बनाने के प्रयास जारी हैं। झारखंड बनने के बाद बिहार में मात्र 6 से 7% वन क्षेत्र रह गए थे, जो प्रयास से 10% के आसपास पहुंच चुका है। इसके साथ ही 20,000 स्क्वायर मीटर के भवन निर्माण के लिए एनवायरमेंट क्लियरेंस का लेना मैंडेटरी हो गया है। अब ये मैंडेटरी हो गया है कि आपको अगर बिल्डिंग बनाना है या रोड बनाना है या इंडस्ट्री लगाना है तो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस लेना होगा। उसके लिए हर स्टेट में स्टेट इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट अथॉरिटी है और उसको हेल्प करने के लिए एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी भी है, जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। उसका काम है इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देना, चाहे कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो या इंडस्ट्री हो। बिल्डिंग की अगर बात करें तो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो या प्राइवेट बिल्डिंग हो, उसमें मैंडेटरी कर दिया गया है कि आप कम से कम 30% उसमें फॉरेस्ट कवर, ग्रीन कवर लाएंगे, और अगर 30% ग्रीन कवर आप नहीं लाते हैं तो आपको इन्वायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिलेगा, जिसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं। तो ये कंसेप्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ला रही है, स्टेट गवर्नमेंट भी ला रही है, और हम लोग भी अपने क्लाइंट्स को धीरे धीरे कन्विंस करते हैं कि भाई अगर हम आपके घर की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम किधर से ओपनिंग ज़्यादा रखें, जिस सो डैट कि हमको सोलर रेडिएशंस भी मिले और गर्मी भी ज़्यादा ना मिले, और किस तरह से हमारा विंड फ्लो का भी डायरेक्शंस पता चले, जिससे कि हमारा घर मतलब गर्मी के दिन में भी ठंडा रह सके। ये सारी चीज़ों को हम लोग, क्लाइमेटोलॉजी एक हम लोग का सब्जेक्ट होता है आर्किटेक्चर में, उसको पढ़ करके और इसको फिर हम लोग रिलेट करते हैं ग्रीन आर्किटेक्चर से, एंड देन उसको हम लोग यूटिलाइज करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि पटना के मास्टर प्लान और बायलॉज में ऐसे प्रावधान थे कि पटना इको फ्रेंडली सिटी बने, लेकिन वास्तविकता इससे कोसों दूर है। देश के कई ऐसे शहर हैं जिन्हें इको फ्रेंडली और ग्रीन सिटी का तगमा मिल चुका है, लेकिन पटना अभी भी इससे दूर है। इसके बारे में और भी बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं ग्रीन पटना और क्लीन पटना की। पटना की जो स्थिति है वो देखकर काफ़ी डर लगता है कि कभी ग्रीन सिटी में तब्दील हो पाएगा पटना, लेकिन संभावनाएं अभी भी बाकी हैं। स्टेट एक्सपर्ट अप्राइजल कमेटी से एनवायरमेंट क्लियरेंस लिया जाता है। कमेटी पर्यावरण मानकों की जांच करती है और 30% एरिया ग्रीनरी के लिए फिक्स करती है। जहां एक और सरकार भवन या इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में पर्यावरण मानकों को इन्फोर्स कर शहर को ग्रीन बनाने का प्रयास कर रही है, वहीं दूसरी तरफ हरियाली मिशन और गंगा रिजुविनेशन प्रोग्राम द्वारा भी पटना को ग्रीन बनाने की कोशिश जारी है। हरियाली मिशन एक है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव, जिसके थ्रू फॉरेस्टेशन का काम को प्रमोट किया जा रहा है, और जितना रोड्स है पटने का, उसके किनारे बहुत सारे पौधे तो कट गए, क्योंकि रोड का चौड़ीकरण हुआ उसमें पौधा कट गया, लेकिन अब जो स्थिति है चौड़ा करने के बाद उसमें भी प्रमोट किया जा रहा है कि अगर ज़मीन नहीं बचा है, खाली लड़ नहीं है, तो रोड के किनारे तो लगाया जा सकता है। तो ये सब इनिशिएटिव से भी थोड़ा फॉरेस्ट कवर बढ़ने का गुंजाइश है। और तीसरा एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है जो गंगा रिवर रिजुविनेशन से जुड़ा हुआ है,
उसमें एक कॉम्पोनेंट फॉरेस्ट्री इंटरवेंशन भी है, जिसके लिए डीपीआर बनाया जा रहा है एफआरआई के द्वारा, देहरादून के द्वारा। मैं भी उस डीपीआर कमेटी में था। उसमें एक एजेंडा ये भी है कि गंगा के किनारे किनारे अगर कोई भी ज़मीन है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, उसमें फॉरेस्टेशन किया जाए, जिससे कि गंगा में जो फ्लो हो रहा है पानी का, या इरोजन जो हो रहा है, या सिल्ट जो जमा हो रहा है, उसको रोका जा सके। पटना के ग्रीन बनने की प्रक्रिया लंबी है। पटना को पूर्ण रूप से पर्यावरण फ्रेंडली बनाने के लिए थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है, लेकिन पटना के कई सरकारी और गैर सरकारी भवन इस दिशा में कदम बढ़ा चुके हैं। पटना एयरपोर्ट रोड में वन विभाग बिल्डिंग अरण्य भवन को ग्रीन बिल्डिंग बनने का सौभाग्य प्राप्त हो चुका है। साथ ही साथ कई लोग भी इको फ्रेंडली बिल्डिंग की ओर आकर्षित होने लगे हैं। निजी भवनों में भी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को लोग अपना रहे हैं। इको फ्रेंडली में हम लोग को नॉर्म्स में जो चूँकि बहुत स्कोप नहीं है, छोटा रकबा है, एरिया बहुत बड़ा नहीं है कि हम कुछ इको फ्रेंडली चीज़ कुछ स्पेशल कर पाए, लेकिन फिर भी जो मैंडेटरी नॉर्म्स है, जैसे वाटर हार्वेस्टिंग का और सेटबैक्स का, और उसमें गार्डन लगा करके कैसे पानी को अंदर भेजा जाए, ज़मीन पानी वेस्ट नहीं हो, अंडरग्राउंड वाटर को, इसका प्रोविज़न इस बिल्डिंग में किया गया है। बारिश के दिनों में जो पानी होता है उसको एक अलग से पाइपलाइन के थ्रू एक पिट में ले जाया जाता है, जहाँ पर उस पानी को फिर से इंजेक्ट कर दिया जाता है अर्थ में वापस। तो अर्थ का जो वाटर लेवल है उसको समहाउ कम, मैंने उस पर ज़्यादा ये नहीं पड़े, उसको स्ट्रेन नहीं पड़े, क्योंकि फिर पानी तो हम लोग उसी से ड्रॉ कर रहे हैं। मास्टर प्लान के अस्तित्व में नहीं आने से और बिल्डिंग बायलॉज के सख्ती से लागू नहीं होने से जरूर पटना शहर की प्लानिंग नहीं हो पाई। बावजूद इन सभी नकारात्मक पहलुओं के ये भी सच्चाई है कि सरकार के साथ साथ यदि लोग पर्यावरण के प्रति जागरूक हो जाएं, तो पटना ग्रीन सिटी में तब्दील हो सकता है। बहुत महंगा नहीं हो सकता। बिल्डिंग मटेरियल्स, बहुत सारी बिल्डिंग मटेरियल्स है जो एनवायरमेंटली बहुत ही साउंड है, तो उनको अगर दो ऑप्शन है, या तो वो खुद ही बनाएंगे या फिर किसी बिल्डर का बनाया हुआ मकान अडॉप्ट करेंगे। अगर खुद बनाते हैं तो उन्हें बड़े ही केयरफुली बिल्डिंग मटेरियल सेलेक्ट करने होंगे, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को फॉलो करना होगा उनको, और फिर उसमें प्लानिंग वो भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है। आर्किटेक्ट से जो प्लानिंग कराते हैं उसमें कहाँ उनका पोजीशन, डोर विंडो का पोजीशन कैसा हो, या इंटरनल स्पेसेस का ऑर्गेनाइजेशन कैसा, ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तो आर्किटेक्ट से अगर डिज़ाइन करवाएंगे तो उनको जितनी एनर्जी हो सकता है वो खुद से डिज़ाइन करें, या इल डिज़ाइंड हो उसमें ज़्यादा एनर्जी लग सकता है, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत हो सकती है। आर्किटेक्ट से अगर डिज़ाइन करवाते हैं प्रॉपर वे में तो फिर उनका वो सब सेविंग हो सकता है और इस पे वो ध्यान दे सकते हैं। इसके अलावा ऑल्टरनेटिव सिस्टम्स जैसे सोलर एनर्जी का कैसे यूज़ कर सके, सोलर प्लेट्स यूज़ करें कैसे, और उससे फिर अपने घर के बहुत सारी चीज़ों को देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग के उपाय कर सकते हैं। दूसरी एक और चीज़ है परमिएबल सरफेस हम लोग कहते हैं, जैसे पेवमेंट्स के लिए इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह यूज़ करते हैं जिससे कि पानी एब्जॉर्ब हो सके ज़मीन के भीतर। तो उस तरह के बिल्डिंग मटेरियल्स यूज़ करें जहाँ पे ओपन स्पेसेस हैं उन एरियाज़ में। तो इस तरह की कुछ चीज़ें जिसके लिए अवेयर तो करना ही चाहिए लोगों को, ताकि उन्हें पता हो कि इस तरह के मटेरियल्स यूज़ करें और ये टेक्निक्स यूज़ करें जो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि देश में कई ऐसे शहर हैं जो पर्यावरण संरक्षण के साथ ही शहरीकरण भी कर रहे हैं और विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं। पटना के साथ भी ये संभव है, बस ज़रूरत है एक सख्त मास्टर प्लान, बायलॉज और पर्यावरण संरक्षण के मानकों को लागू करने की। तो आज के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आपके पास कोई सुझाव है तो लिख भेजिए। हमारा ईमेल आईडी है realbazaar.etv@gmail.com। तो आज के इस कड़ी के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।